अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, मेरे साथ मौजूद हैं आरिफ निज़ामी साहब। बहुत शुक्रिया निज़ामी साहब आपका। इसके साथ ही साथ कराची से वीडियो लिंक पे हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर इत्तलात हुकूमत सिंध सईद गनी साहब। बहुत शुक्रिया सईद साहब आपका। आपसे भी गुफ्तगू करते हैं। आज के प्रोग्राम में कुछ बात करेंगे कश्मीर की। वज़ीर आज़म पाकिस्तान अमरीका में हैं और वह किस तरह कश्मीर के मसले को दुनिया के सामने उजागर कर रहे हैं। दीगर जो सरबराहान मुमलिकत हैं उन्होंने अपने खिताब में क्या कहा, ये भी जिक्र करेंगे। पाकिस्तान की जो इस वक्त डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है, मौलाना का आज़ादी मार्च, मरियम नवाज़ जो हैं अब उनको कोट लखपत जेल मुंतकिल करने के लिए अदालती रिमांड पे ये भी आज हिदायत अदालत की जानिब से सामने आ गई। लेकिन निज़ामी साहब, सबसे पहले कराची की बात करते हैं। कराची में फिर से बारिशों का दौरा है। कुछ इलाकों में बारिश हुई है कराची के नहीं, कुछ इलाकों में हो चुकी है, सिलसिला शुरू हो गया है। और कुछ सिंध के जो दूसरे अजला हैं वहाँ भी बारिश है। लेकिन मसला ये बारिश, ये कचरा और उस कचरे पे अब तक की सियासत, क्या अब की बार बारिश आपको लगता है कुछ इंतजामात कर लिए गए हैं, वैसी तबाही नहीं फैलाएगी जो पहले हुआ? मेरा ख्याल है कुछ ना कुछ तो कंट्रोल हो जाएगा इस दफ़ा जी, क्योंकि सिंध हुकूमत भी बड़ी अपने ऑन टोज़ है। कल वज़ीर आला सिंध जो है वो उन्होंने खुद मुहिम शुरू की हुई है जी जी ज़ाती तौर पे। और सईद गनी साहब तो माशाल्लाह बहुत ही फ़ाल है इस मामले में। जी सईद गनी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये बताइए, जो ये कचरा पॉलिटिक्स जो है ये जो शुरू हुई है कराची में, इसमें जो आलियान कराची हैं वो बेचारे मारे जा रहे हैं, तो कुछ इस पर कंट्रोल को हासिल हुआ है आपको? देखिए इसमें ये बात तो खैर इतनी हम बता चुके हैं कि शायद सबको पता होगा कि कराची शहर में आधा हिस्सा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड साफ़ करता है, आधा जो है वो डीएमसीज़ खुद कर रही होती हैं। और हमने जुलाई के आगाज़ में ये काम काफ़ी तेज़ किया और जो कचरा उठाने की जो कैपेसिटी थी वो बढ़ाई हमने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की, और काफ़ी ज़्यादा कचरा हमने लैंडफिल साइट पे पहुंचाया। फिर जब अली जैदी साहब आए बीच में तो उन्होंने कैंपेन शुरू की और हमने उनको सपोर्ट भी किया, लेकिन उन्होंने कचरा नालों से निकाला लेकिन शहर में फेंक दिया। अब वो जो एक तो बैकलॉग पहले से था कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में, और फिर उसके बाद ये जो जैदी साहब की मेहरबानी से बढ़ा तो वो क्राइसिस सारे हमारे गले आ गए। फिर बारिशें हुई और फिर ईद उल अज़हा बीच में आई, तो वो मसाइल यकीनन थोड़े से कुछ इलाकों में बढ़ गए ख़ास तौर पे। तो इस मरतबा जो काम हम कर रहे हैं उसमें पहली जो टारगेट जो हमारा है वो ये है कि जो बैकलॉग है वो किसी तरह से हम साफ़ कर लें, चाहे वो अली जैदी साहब का पैदा किया हुआ या उससे पहले वाला जो था उसको हम साफ़ कर लें। और ख़ास तौर पे उन डिस्ट्रिक्ट्स में है जहाँ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड काम नहीं कर रहा। अच्छा, और जो कराची के रहने वाले लोग हैं, अगर वो जब सड़कों पे जाते होंगे तो उन्हें नज़र आता होगा कि एक तो कचरा है, दूसरा डेबरी बहुत है। जो मलबा होता है जी जी, वो लोग मुख्तलिफ जगहों से निकालते हैं और सड़क के किनारे डालना उन्होंने शुरू कर दिया, और बहुत बड़ी मिकदार में, वो बहुत ज़्यादा तादाद में वो पड़ा हुआ है। तो वो हमने उठाना शुरू किया है। हालांकि ये सड़क पे फेंकना ही जुर्म है, लेकिन अब जो बहुत बड़ी तादाद में पड़ा है उसको उठा रहे हैं। और उसके बाद हमने पुलिस को, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को ये कहा है, डीएमसीज़ को कहा है कि जो लोग सड़कों पे फेंकते हैं उनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई आप करें। तो मुझे तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला हम महीने में काफ़ी इस शहर के अंदर जो कचरा जमा हुआ था पिछला उसको साफ़ कर लेंगे, और जो रोज़ाना की बुनियाद पर सफाई का अमल है उसको भी बेहतर करने की हम कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ है जिसका मैंने कल भी इजहार किया और मैं बार बार कहता रहता हूँ, और कराची के रहने वाले लोग इस चीज़ को समझते हैं कि जहाँ हम कोई काम शुरू करते हैं वहाँ पर ऐसी कुव्वतें भी शहर में हैं जो इस काम को नाकाम बनाने के लिए आगे बढ़ जाती हैं। और कुछ लोग ये चाहते हैं कि कराची के ये जो गटर के इशूज़ हैं, कचरे के इशूज़ हैं, ये ज़िंदा रहें। वो ज़िंदा रहेंगे तो उनकी पॉलिटिक्स जो ज़िंदा रहेगी। आपने बिल्कुल सही कहा कि कराची की जो कचरा पॉलिटिक्स को सूट करती है कि वो इस तरह के हालात में लोगों को मुब्तला रखें। और अभी भी हम लोगों से शेयर भी कर रहे हैं कि कई जगहों पर सीवरेज की लाइनों से बहुत बड़ी बड़े ब्लॉक्स निकल रहे हैं, रज़ाइयाँ निकल रही हैं, तकिए निकलते हैं, वो चीज़ें भी हम निकाल रहे हैं। और इसके साथ साथ हमने कल एक ऐलान भी किया है हुकूमत सिंध की तरफ से, मैंने किया है कि एक वीडियो तो हमारे पास आई थी कहीं से, उसमें तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की अपनी गाड़ी है और उस गाड़ी में जिन लोगों का काम कचरा उठाना है वो उन डस्टबिन को जो उस ट्रक के अंदर उनको खाली करना चाहिए वो सड़कों के ऊपर खाली कर रहे हैं। जी और ये किसी कराची के खैर ख्वाह ने वो वीडियो बना दी और उसको उन्होंने वायरल किया और लोगों ने देखा कि क्या हो रहा है शहर के साथ। तो हमने ये कहा है कि जो लोग इस किस्म की वीडियोस बना के उसकी हमें आइडेंटिफिकेशन मिल जाए लोगों की जो हरकतें करते हैं, जो सीवरेज लाइनें बंद करते हैं, जो कराची की सड़कों पर इस तरह जानबूझ के आकर कचरा फैलाते हैं, तो उनके ख़िलाफ़ हम कार्रवाई भी करेंगे। और जो लोग हमें ये उनको पकड़वाने में मदद देंगे हम उनको 1 लाख रुपये इनाम भी देंगे। जी जी। अच्छा, ये सईद गनी साहब को बताइए कि जो ये सियासी कचरा है ये कैसे साफ़ करेंगे? मसलन आप कह रहे हैं कि लोग मेन हॉल में और दूसरी उसमें पाइप्स में
तकिए और पत्थर और ये और वो, आपने इनाम का भी ऐलान किया है। दूसरी तरफ ये है कि वैसे देखा जाए तो अली जैदी साहब का तल्लुक क्या है जो वहाँ पे सफाई की मुहिम चला रहे थे, ये तो आपको करना चाहिए था काम। असल में जैसे मैंने कहा ना, अली जैदी साहब तो आए अगस्त के महीने में पहले हफ्ते के अंदर, और हमने जुलाई के पहले हफ्ते में ही काम काफ़ी तेज़ कर दिया था, और उन डिस्ट्रिक्ट्स में जो हमारा काम नहीं था लेकिन चूँकि शहर ख़राब हो रहा था तो हमने वहाँ काम शुरू किया। लेकिन ये बड़ा हमारे लिए एक अजीब सी सूरत हाल थी कि अली जैदी साहब अगर ये कहें कि मैं कराची के नाले साफ़ करना चाहता हूँ और हम खड़े होकर कहें कि नहीं तुम मत करो, तो वो फिर एक अजीब सी एक सूरत हाल पैदा कर देते कि जी मैं काम करना चाहता हूँ, ये करने नहीं देते हैं। हमने ना सिर्फ ये कि उनको वेलकम किया और उन्हें कहा कि जी बिल्कुल आप काम करें और इसको आगे बढ़ाएं, हम आपकी मदद करेंगे, लेकिन हमें अंदाज़ा था कि ये काम ना उनके करने का है, ना उनका एक्सपीरियंस है, और ना ही उन्हें पता है कि चीज़ें होती किस तरह से। तो अल्टीमेटली यही हुआ कि वो आए थे कराची को साफ़ करने के लिए, कराची को मज़ीद गंदा छोड़ के जो है उन्होंने हाथ निकाल दिए हैं। तो ये समझना चाहिए कि वो क्यों आए थे और क्या करना चाहते थे। मुझे तो लगा कि शायद गंदा करना चाहते थे ताकि ये 149 वाला जो एक इनको फिर उसी की आप देखें फॉलोअप में ये एक नया एक मंतक लेकर आ गए कि हम आर्टिकल 149 लगा के काम करेंगे। जी जी, ये बताइए, यही मैं पूछने लगा था आपसे कि जो फ़रोग़ नसीम साहब ने एकदम ये जोशा छोड़ा, फिर वही जो हमारे हुक्मरानों का बन गया वतीरा कि सियाक़ व सबाक़ से हट कर मेरी बात को तोड़ मरोड़ कर बताया गया। ये जो 149 की बाकायदा एक जिसको कहते हैं अंग्रेज़ी में इज़ देयर अ मेथड इन द मैडनेस के ये किसी तरह आपको डिस्क्रेडिट करके सिंध में भी, क्योंकि एक ताज़ा रिल्ला सुना बारिश का आने वाला है, वो उसको एक जवाज़ बना के कुछ और बातों कर रहे, इधर उधर से मदद लेके आपकी हुकूमत को चलता करें वहाँ, या उसको बिल्कुल उज़्व मुअत्तल बना दें ये 149 के ज़रिए। अच्छा, एक चीज़ देखें, जब ये कराची के कचरे का शोर मचाया जाता है या कराची में मच्छरों और मक्खियों का शोर मचाया गया, मैं उस वक्त भी कहता था कि क्या कराची के अलावा मुल्क के दीगर इलाकों में मक्खियाँ नहीं हैं, मच्छर नहीं हैं, कचरा नहीं है? हमारे स्टूडियो में थोड़ा सा इंसाफ होना चाहिए ना, आप दिखा दें। वबा बन गया अब। नहीं तो मतलब मैं इसी तरफ आ रहा हूँ ना। बताया तो ये जा रहा था कि पाकिस्तान में सिर्फ कराची वाहिद ऐसा शहर है जहाँ मच्छरों की भरमार है, लेकिन जब डेंगू निकला तो पिंडी में कराची से ज़्यादा निकल आया, पेशावर में ज़्यादा निकल आया। तो ये मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी ज़्यादती है कि कराची को टारगेट करके इस किस्म की चीज़ें जो है ना वो बहुत ज़्यादा हाईलाइट की जाती हैं। मैं ये नहीं कहता कि कराची में इशूज़ नहीं है, बिल्कुल हैं। कराची में उतने इशूज़ हैं जितने शहर मुल्क के किसी और शहर में हैं, कहीं कम होंगे कहीं ज़्यादा होंगे, लेकिन इशूज़ हर जगह मौजूद हैं। इसी तरह 149 वाली जो बात की गई है, देखें उसमें मैं ये बिल्कुल समझने से कासिर हूँ, क्योंकि मैं फ़रोग़ नसीम साहब सेनेट में मेरे साथ रहे हैं, मैं उनको जानता हूँ, बड़े लायक इंसान हैं, और उनसे मैं ये तवक्को नहीं कर सकता, मतलब मेरे जहन के किसी गोशे में ये बात नहीं आ सकती कि उन्होंने 149 को नहीं समझा होगा और ये बात कर दी है। लेकिन जो बात उन्होंने की है वो बिल्कुल उसकी जो स्पिरिट है 149 की उससे बिल्कुल अलग है। और ये कहते हैं बाद में, कह जी मेरी बात वही जो बात आपने कही जब फिरदौस आशिक़ अवान साहिबा कह रही है तोड़ मरोड़ों की मेरी बात को पेश किया गया, इसी तरह उन्होंने कहा जी मैंने तो ये बात कही नहीं थी। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, जो रिपोर्ट हुआ अखबारात में, जी जी, कि हम कराची के जो एग्जीक्यूटिव इख्तियारात हैं वफाक अपने पास ले लेगा, ये उन्होंने कहा है, बाद में मुकर गए वो। अब अगर नीयत ये हो कि हमने काम ये करना है तो मुझे एक मुमकिन है मेरी बात को कोई डिसएग्री करे, कोई तरदीद इसकी करे, लेकिन मेरा ख्याल है चूँकि MQM की सियासत को मैं दावा करता हूँ कि मैं बहुत अच्छी तरह समझता हूँ, MQM को ये पॉलिटिक्स हमेशा सूट करती है कि जब जब वो क्राइसिस में होते हैं, जब उनकी आवाम की पजीराई कम होने लगती है, तो वो ये शोशा छोड़ते हैं, कभी कराची को सूबा बनाओ, कभी सिंध को तकसीम करो, कभी कोई ऐसी बात करके वो जो अपने एक वोटरों का एक मखसूस इनका एक हल्का है उसको ये दोबारा घेरने की कोशिश करते हैं। तो उन्होंने शायद ये अटैम्प्ट किया, लेकिन उसका निशाना जो है मैं समझता हूँ पीपल्स पार्टी से ज़्यादा PTI थी, इसलिए कि MQM का जो शेयर था कराची शहर में वो PTI ने छीना था, और वो नशिस्तें जो MQM जीत सकती थी वो PTI छीन गई थी। अब ये MQM के लिए बहुत ज़रूरी है कि अगले बल्दियाती इलेक्शन से हमारे खिलाफ, तो वैसे ही वो कह रहे हैं, लेकिन वो PTI को भी ख़राब करें। तो मैं ये समझता हूँ कि चूँकि PTI के हमारे जो दोस्त हैं, ख़ास तौर पर कराची से उनके जो गुजरा हैं, माशाल्लाह वो आइन और कानून को समझने से बिल्कुल ही पैदल हैं। तो फ़रोग़ नसीम साहब ने शायद उनको घेर के एक ऐसा काम उनसे करवा दिया कि बात MQM ने कही, डिफेंड PTI कर रही थी, और जो लोगों की जो इस बात को पसंद नहीं करते कि कराची सूबे सिंध से अलग हो, या कराची के अंदर वो पॉइंट ऑफ व्यू जो MQM रेज करती है उसके अगेंस्ट हैं, कराची के अंदर भी बहुत बड़ी तादाद लोगों की ऐसी है, तो वो PTI से जो है वो दूर हो जाएं और किसी तरह वो एक उन्होंने, मैं तो समझता हूँ कि ये फ़रोग़ नसीम साहब ने बड़ा एक
इंटेलिजेंटली एक कार्ड प्ले किया जिससे पीटीआई को उन्होंने डैमेज किया और शायद फिर बाद में वो पीछे हट गया और आपने देखा कि वो अपना सईद साहब आप यही कह रहे हैं कि एमक्यूएम ने पीटीआई के कंधे पे बंदूक रख के चला दी है, लेकिन आप जो इससे पहले बात कर रहे थे कराची के इश्यूज़ को बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया जाता है, बाकी सूबों के भी मसाइल हैं। आपकी हुकूमत ज़ाहिर है एक रिकॉर्ड साज हुकूमत भी है, मुसलसल 12वां साल है सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत का, और जब इस तरह के मामलात उठते हैं, मामलात खड़े होते हैं, तो फिर आप पे तनकीद भी इसलिए ज़्यादा बनती है कि आपका दौरानिया बहुत ज़्यादा हो चुका है। आप नहीं समझते माजी में जो कराची के लिए आपकी जमात कर सकती थी या जो करना चाहिए था उसमें कहीं कोताही हुई है, और अब इस बात का इदराक हो गया है, अब आप लोग उन कमियों पे पूरी कर रहे हैं, वो कमियां, वो कमज़ोरियां दूर कर रहे हैं? फैसल, एक तो देखिए, मैं इस बात में मेरे ज़हन में कोई गलतफहमी नहीं है कि हमारा पूरा मुल्क एक तरक्की पजीर मुल्क है, और हमारे मुल्क का कंपैरिजन आप दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक या शहरों से नहीं कर सकते। हमें अपने इर्द गिर्द अपने जैसे ममालिक या अपने जैसे शहरों के साथ अपना मुवाजना करना चाहिए। कराची शहर में जहां हम काम करना चाहते हैं, और हमने पिछले 3-4 वर्षों में बहुत काम किया है, हम तो मतलब रिकॉर्ड्स के साथ सारी चीज़ें साबित कर सकते हैं हमने क्या कुछ किया है, लेकिन कराची, जिस तरह मैं बार बार कहता हूँ कि बदनसीब शहर है दुनिया का वाहिद जहाँ पर लोग खुद सीवेज की लाइनें भी चोक करते हैं, पानी की लाइनें भी तोड़ते हैं, सड़कों पे जानबूझ के कचरे भी फैलाते हैं, सिर्फ इसलिए कि कोई और जमात, कोई और शख्स, कोई और पार्टी जो है वो शहर के मसाइल को हल ना कर सके, ताकि हमारी सियासत ज़िंदा रहे। और ये जो तासुर है कि कराची एमक्यूएम के बगैर नहीं चल सकता, और अगर एमक्यूएम होगी तो मसाइल हल होंगे वरना नहीं हो सकते हैं, वो एक तासुर कायम रहे। तो जब ये एक तरफ तो ना आप चीज़ों को ठीक करने जाते हैं और आप ठीक करते चले जाएँ, लेकिन एक जगह आप ठीक करने जाएँ और रास्ते में रुकावटें इतनी ज़्यादा पैदा की जाएँ कि आप काम ना कर सको, तो हमें थोड़ा सा ये पहलू भी ज़रूर सामने रखना चाहिए। कराची में हमने काम किया है, हम कराची में काम कर रहे हैं, और इंशाल्लाह ताला कराची में हम बहुत सारी तब्दीली लेकर आएंगे, और जो लोगों को नज़र भी आ रही है इंशाल्लाह मज़ीद नज़र आएंगी। ठीक है, ब्रेक लेते हैं सईद साहब। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कुछ ज़रा नेशनल पॉलिटिक्स की भी बात करेंगे। पीपल्स पार्टी कहाँ खड़ी है, मौलाना के आज़ादी मार्च को लेके क्या कोई हतमी फैसला सामने आ गया है, इस पर भी बात करते हैं। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में आपका खैर मकदम करते हैं। निज़ामी साहब, मौलाना का मार्च, नून लीग भी अभी कुछ दड़े हैं, कोई कुछ कहता है कोई कुछ कहता है, लेकिन पीपल्स पार्टी जो इनसाइडर्स हैं वो यही हैं कि कुछ शकूक व शुबहात हैं पीपल्स पार्टी को इस मार्च पे। सईद गनी साहब से भी जान लेते हैं मेरा ख्याल कि क्या शकूक व शुबहात हैं, और फिर उसके साथ साथ इन तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद पीपल्स पार्टी साथ कैसे देगी मौलाना का। सईद साहब, ये ख़बरें हैं कि कुछ शकूक व शुबहात हैं मौलाना पे इस सारे अमल पे, वो क्या हैं ज़रा बता दें, और दूसरा खुलकर मौलाना के साथ ना आने की वजह क्या है? देखिए, शकूक व शुबहात तो कहना मुनासिब नहीं है, इसलिए कि देखें, ये जो लॉकडाउन का मौलाना साहब ने वो बुनियादी तौर पर JUI ने किया है। अच्छा, उनको हक भी पहुंचता है कि अपना वो जो भी लाएमल बनाना चाहते हैं वो बनाएं। उन्होंने ऐलान भी किया और महीना भी बता दिया और इस्लामाबाद जाने का भी बता दिया, लेकिन जब ज़ाहिर दीगर जमातों से वो रब्ता कर रहे हैं तो हर सियासी जमात का ये हक है कि वो उस पर थोड़ी सी मालूमात उनसे मज़ीद ले लें कि उनका प्लान क्या है और कितने दिन वो करना चाहते हैं, किस तरह करना चाहते हैं, स्ट्रेटजी क्या है उनकी। तो ये बुनियादी चीज़ें हैं जिस पर बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने इस्लामाबाद में जो पिछले हफ्ते प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें कुछ चीज़ें बताई थी कि हम किसी भी सूरत में ये नहीं चाहेंगे कि ये निज़ाम डीरेल हो जाए, हम किसी भी सूरत में ये नहीं चाहेंगे कि उसमें कोई मज़हब का नाम इस्तेमाल किया जाए हमारे अपने सियासी मकासद को हासिल करने के लिए, और उन्होंने और 3-4 चीज़ें कही थी। और उसके लिए उन्होंने फिर एक कमेटी भी बनाई, और आज गालिबन मुलाकातें भी JUI के कुछ रहनुमाओं से इस कमेटी की हुई हैं, और उसका मकसद भी ये है कि जो मौलाना साहब का प्लान है उस प्लान के मुताबिक जो है मज़ीद वजाहत से चीज़ें हमारे सामने आ जाएँ, और फिर उसके बाद पार्टी की अपनी जो मीटिंग्स करके हम उसके सामने वो चीज़ें रखें और एक कोई लाएमल बनाया जा सके। तो जो मौलाना साहब का इस हुकूमत के मुतल्लिक राय है, हमारी भी वही राय है। हम भी इस हुकूमत को नाअहल समझते हैं, नालायक समझते हैं, नाजायज़ समझते हैं, और समझते हैं कि जहाँ उन्होंने मुल्क की मईशत की बर्बादी की है, वहाँ कश्मीर के इशू को उन्होंने बहुत बुरी तरह मिसहैंडल किया है, और कश्मीर के लोगों की जो तवक्कुआत शायद हम उस पर पूरे नहीं उतर पा रहे हैं। तो बहुत सारे ऐसे इशूज़ हैं जिस पर हमें कोई इख्तलाफ नहीं है, लेकिन हर सियासी जमात का हक़ ये ज़रूर है कि वो किसी भी जमात के साथ अगर किसी प्रोटेस्ट में जाना चाहे तो उससे पहले थोड़ी सी तफसीलात हासिल कर ले, और हम वो तफसीलात हासिल कर रहे हैं। तो सईद गनी साहब, इसका मतलब है कि
आपकी तरफ से अभी ना नहीं है, जैसे कि बिलावल साहब के कुछ बयान से तो ये तासर मिलता था, उन्होंने कहा हम नज़रियाती तौर पर ऐसी किसी लॉन्ग मार्च में शामिल नहीं हो सकते जिससे ये मुअत्तल हो जाए जो है सारा मुल्क का निज़ाम। फिर दूसरे वो कहते हैं कि मज़हब कार्ड जो है उसके भी ख़िलाफ़ है, जिस पर मौलाना गफूर हैदरी ने आपको ताना दिया कि जी पीपल्स पार्टी सिंध कार्ड इस्तेमाल करती है। हाफिज़ हुसैन अहमद ने हाफिज़ हुसैन अहमद ने जी जी अब माजरत खाऊँ तो ये जो सारी जो आप जो बात कर रहे हैं इससे लगता है कि ये भी दरवाज़ा जो है बंद नहीं किया आपने, अभी आप गौर कर रहे हैं। मुझे एक बिलावल का बयान भी को नज़र आया था बिलावल साहब का नहीं कि हम कोई जी लॉन्ग मार्च करेंगे, तो एक तरफ वो कह रहे हैं नज़रती तौर पर नहीं करेंगे, लेकिन एक तरफ कह रहे हैं करेंगे। क्या पॉलिसी तो क्लैरिटी तो होनी चाहिए, जिस तरह PMLN की तो क्लियर है कि वो करेंगे। नहीं देखें ना, दो बातें अलग अलग हैं। मौलाना साहब जो हैं वो धरने की बात कर रहे हैं, बिलावल साहब जो हैं वो लॉन्ग मार्च की बात कर रहे हैं। जो हम अभी तक उन्होंने दिसंबर का बताया है वो हम अलग एक इशू है। लॉन्ग मार्च शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने भी किए हैं। और जो धरने की बात है वो उन्होंने मिसालें देखें, कहीं कि इमरान खान का धरना था, ताहिरुल कादरी का धरना था, TLP का धरना था। हमने उन तमाम धरनों की जो है वो PTI का जो भी धरना उसमें मुखालफत की है सबकी कि नहीं होना चाहिए, आप बिल्कुल पूरे निज़ाम को जाम कर देते हैं। लेकिन हुकूमत के ख़िलाफ़ जो भी मौक़िफ़ मौलाना साहब का है हम उसके साथ हैं। अब अगर मौलाना साहब ये चाहते हैं कि जी तमाम जमातें इसमें साथ हों तो यकीनन फिर कोई मिनिमम कॉमन एजेंडा जो है वो होना चाहिए जिस पर तमाम जमातें इत्तफ़ाक़ कर जाएं और किसी पार्टी का उस नुक्ते से इख्तलाफ ना हो। मौलाना फजलुर रहमान जिस पार्टी को लीड करते हैं, हमारे उनसे नज़रियाती तौर पर बहुत सारे इशूज़ हैं, बहुत सारे इख्तलाफात हैं, लेकिन माजी में ARD में, MRD में और दीगर इस तरह के जो अलाइंसेस बनते रहे हम उसमें साथ रहे हैं उनके। लेकिन उनकी जो अपनी नज़रियाती एक पॉलिटिक्स है और हमारी अपनी डायरेक्शन है वो कभी भी हमने आपस में मिलाई नहीं है। तो अगर मौलाना साहब की ये ख्वाहिश है कि तमाम जमातें आएँ तो फिर उन्हें तमाम जमातों के जो ख़यालात हैं उसको भी सामने रखना होगा। और अगर वो ख़ुद से करना चाहते हैं तो हमारी हमदर्दी उनके साथ है, बिल्कुल हम चाहेंगे कि वो अपने मकसद में कामयाब हों, लेकिन शायद अमली तौर पर हमारे लिए उनके साथ जाना मुश्किल हो। आपका मतलब कहने का है कि मौलाना जो है आपको बुलडोज करके शामिल नहीं करा सकते, लेकिन वो अगर आपको कायल करने की कोशिश करें और आप कायल हो जाएँ तो फिर कोई ना कोई तावन हो सकता है। देखें ना, अभी तक तो जो मेरी मालूमातें हो सकता है कि ये दुरुस्त ना भी हो, लेकिन अभी तक शायद किसी भी जमात ने PMLN की तरफ से भी एक पॉइंट ऑफ व्यू आया था कि वो उसमें जा रहे हैं, लेकिन फिर एक बात आई कि शायद वो भी उन्होंने 30 तारीख को अनाउंस करना है या क्या करना है, तो अब वो भी फैसला। बाकी दीगर और जमातें भी अपोजिशन में हैं, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी है बलूचिस्तान की बजिंजो साहब की अवामी नेशनल पार्टी है, तो अभी तक पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी है। तो अभी तक उन जमातों की तरफ से मेरी नज़र से कोई ऐसा वाज़ेह ऐलान नहीं गुजरा जिसमें उन्होंने कहा हो कि जो JUIF कह रही है हम उसमें चले जाएंगे। तो अगर तो ये ज़्यादा मुनासिब तरीका है कि तमाम जमातों ने जिस तरह एक रहबर कमेटी बनाई है उस कमेटी में बैठ के तय कर लें, या एक ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस दोबारा बुला ली जाए और उसमें तमाम चीज़ों पर बात कर ली जाए और उसके बाद एक मुत्तफ़िक़ अलायमल बन जाए तो शायद सारी पार्टियाँ उसमें आ जाएंगी। नहीं, वो दरअसल ये है PMLN का तो मसला ये है कि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब तो कहते हैं शहबाज शरीफ को कभी जाओ ये करना है मार्च अपने। अभी वो परवेज़ रशीद साहब हमारे प्रोग्राम में आए थे, वो भी कहते हैं हमने करना है। आसिफ करमानी साहब भी यही कहते हैं। लेकिन अगर आप इस मामले में ख्वाजा आसिफ हैं या राना तनवीर हैं, ये लोग खामोश हैं बिल्कुल। तो ये आप ठीक कह रहे हैं कि वहाँ जो शहबाज शरीफ साहब का नैरेटिव है वो ज़रा कमज़ोर है, जो दूसरी पार्टी है उसका जो मियाँ नवाज शरीफ ही कॉलिंग द शॉट्स। तो अगर उनका तूती बोलता है तो मेरा तो ख्याल है कि PMLN जो है वो इस लॉन्ग मार्च में जाएगी। ये और बात है कि कोई दरूने पर्दा को और सौदेबाजी ना हो जाए। अब वो PMLN का अपना इख्तियार है कि वो क्या फ़ैसला करते हैं, हमें तो यकीन नहीं पहुँचता कि हम उनको ये कहें कि आप जाएँ या ना जाएँ। लेकिन ज़्यादा बेहतर तरीका यही है कि तमाम जमातें आपस में बैठें और अगर हमारी या किसी और जमात की कोई तफसीलात जानने की ख्वाहिश है तो फिर वो बताई जानी चाहिए कि जी हम इस्लामाबाद जाएंगे तो उसके बाद अगला इक़दाम क्या होगा, फिर कितने दिन तक बैठे रहेंगे और फिर हम क्या करना चाहते हैं। ये सारी चीज़ें मैं समझता हूँ कि तय कर लेनी चाहिए पहले से। शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि ऐसे लॉन्ग मार्च का या ये लॉकडाउन कह रहे हैं आप, उसको क्या फ़ायदा है जिसमें पीपल्स पार्टी शामिल ना हो, इससे क्या मैसेज आएगा? तो शहबाज शरीफ साहब तो अपनी हमायत को मशरूत कर रहे हैं आपकी हमायत के साथ।
वो तो फिर ज़ाहिर है, मैं जिस तरह कह रहा हूँ कि अगर सारी जमातें आपस में बैठ जाएं, जिस तरह पहले मुख्तलिफ इशूज़ पर हमने मीटिंग्स की हैं, तमाम पार्टी की जो लीडरशिप आती है और फिर इत्तफाक़ राय से फ़ैसला होता है, तो उसमें ज़्यादा मैं समझता हूँ कि बेहतर उसके नताइज भी निकल सकते हैं और तमाम जमातों की राय उसमें जब शामिल हो जाएगी तो यकीनन उसका मैसेज भी बड़ा स्ट्रॉन्ग जाएगा। जी अच्छा सईद गनी साहब, एक और मसला जो मुझे हर वक्त मैं सुनता रहता हूँ कि जी जरदारी साहब जो है उनकी डील हो रही है और उनकी डील इसलिए आसान है कि वो जो हुकूमत उनसे पैसे मांग रही है वो ओमनी ग्रुप के थ्रू अदा किए जा रहे हैं। मियाँ नवाज शरीफ का मसला ये है कि अभी ये नहीं पता कि अदायगी किस तरह होगी, नहीं तो उनका मामला भी तैयार है। नवाज शरीफ तो वो जाने, आप कम से कम पीपल्स पार्टी की हद तक हमें बताएंगे कि ये जो इस किस्म की जो एक विस्परिंग कैंपेन है इसमें कोई सदाकत है? देखिए, मैं समझता हूँ कि चेयरमैन साहब ने, बिलावल साहब ने वाज़े तौर पर इन तमाम चीज़ों को मुस्तरद किया है। और देखें, ये बड़ी अजीब सी बात कही जाती है कि हम तो हमेशा ये कहते हैं कि भाई ओमनी ग्रुप के ख़िलाफ़ अगर केसेस हैं तो वो जाने, केसेस जाने, हमारा उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। अगर वो पैसे देना चाहते हैं तब भी उनकी मर्ज़ी, वो नहीं देना चाहते हैं तब भी उनकी मर्ज़ी। हम तो डिफेंड करते हैं उन केसेस को जो हमारी पार्टी लीडरशिप के ख़िलाफ़ बनाए जा रहे हैं। अगर किसी को किसी के साथ नथी किया जा रहा है तो ये उनकी बदयानती जो ये कर रहे हैं। आसिफ अली जरदारी साहब को ज़रूरत नहीं है कि किसी किस्म की डील करें, इसलिए कि उनके ख़िलाफ़ जितने इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, जितने मुकदमात बनाए जा रहे हैं, जब ये केसेस चलेंगे, निज़ामी साहब आप तो खैर बड़े तजर्बेकार इंसान हैं, आपको सारा पाकिस्तान का माजी का पता है, इन केसेस में से कुछ भी नहीं निकलना और ये सिर्फ हमारी लीडरशिप को तकलीफ़ में डालकर, किसी तरह से दबाव में डालकर हमारा जो एक उसूली मौक़िफ़ है इस हुकूमत के ख़िलाफ़ उसको तब्दील करने की कोशिशें हैं। तो हम अगर इस मौके पर, हमें पता भी है कि जी हमारे ख़िलाफ़ केसेस झूठे हैं, साबित नहीं हो सकते हैं, तो मैं समझता हूँ कि कोई बहुत बड़ा बेवकूफ़ आदमी होगा जो इस मौके पर कोई डील करके, कंप्रोमाइज़ करके, पैसे दे के अपनी जान छुड़ाएगा। तो ये जो गनी साहब की जो ख़ास तौर पे जो हमारे शेख रशीद साहब हैं, वो तो हर वक्त डील की गर्दान करते रहते हैं। कभी वो शहबाज शरीफ की डील करा रहे होते हैं, कभी मरियम साहब आ गई, कभी नवाज शरीफ की, कभी जरदारी साहब की, कभी ये क्या, इसके पीछे क्या हिकमत अमली है? अगर वाकई हकीकत कोई नहीं है तो ये क्यों रहता है? मुझे कभी कभी जी मुझे वैसे कभी कभी बहुत हैरत भी होती है। मतलब मैंने तो आज तक कभी शेख रशीद की इन बातों को संजीदा नहीं लिया। अच्छा, कोई एक बात भी होती है ना, किसी बंदे की साबित हो जाए सही कि इसने कहा था और ठीक हो गई, तो फिर भी आप चले 1% चांस रखते हैं कि जो ये कह रहा है हो सकता है कि 1% ठीक कह रहा हो। लेकिन जब 100% बातें माजी में गलत साबित हुई और फिर भी जब वो कहता है तो लोग कहते हैं नहीं शेख रशीद कह रहा है, जरूर उसके पीछे कोई बात होगी। तो ये पता नहीं कौन सी गीदड़ कामयाबी है उनके पास है कि जब भी वो बात कहता है तो लोग कहते हैं कि शायद सही कह रहा होगा, लेकिन अगर उनके जो माजी के इस किस्म की पेशन गोइयाँ हैं उसको देखें तो तकरीबन सारी गलती साबित हुई है। और ये बस एक उनका अपना अंदाज़ है, वो तासुर देते हैं कि शायद उनको मैसेजिंग होती है कहीं से और बड़ी मुस्तनद मैसेजिंग होती है और लोग उस पर यकीन भी कर लेते हैं। तो बहरहाल ये तो यकीन करने वालों की गलती है। मैं तो उनकी बात को गैर, शायद इसी वजह से ही हमारे जो अक्सर टेलीविज़न चैनल्स पे भी ये डील की गर्दान होती रहती है। एक बहस को जन्म दे देते हैं शेख साहब और फिर उसके बाद एक नया शोशा छोड़ते हैं। सईद साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सईद गनी साहब हमारे साथ मौजूद थे। ये पिछले तकरीबन 1 साल से एक और बहस है और वो हर दूसरे नहीं तो तीसरे दिन हमें ज़रूर सुनने को मिलता है कि मेरी बात को, मेरे बयान को सयाक़ो सबाक़ से हटकर बयान किया गया और फिर यूटर्न नहीं, तोड़ मरोड़ कर, जिस तरह कागज़ को नहीं मरोड़ते हम। वैसे ये टंग ट्विस्टर भी है, तोड़ मरोड़ और तोड़ मरोड़ के बयान किया गया। लेकिन एक क्लिप है हमारे पास, ये यू टर्न का जो फ़लसफ़ा है यू टर्निया और ये तोड़ मरोड़, इसका कम्बिनेशन क्या है, इसका ताल्लुक़ क्या है, पहले ये देख लें फिर वापस आते हैं। निशानी है कि जब कोई तब्दीली आती है तो नीचे जो है वो बेताबी होती है, तो ये तब्दीली की निशानी है कि ज़मीन ने भी करवट ली है कि उसको भी इतनी जल्दी ये तब्दीली कबूल नहीं है। I'm glad they say I am Prime Minister of U-turns. Only an idiot doesn't do any U-turns. हाल में बैठे तमाम जो पार्टिसिपेंट थे वो इस तरह का शिकार हुए और मैंने अपनी तकरीर जारी रखी। किसी और पे राय में ये स्टेटमेंट दी गई। अगर ये 149 जो है ये फेडरल गवर्नमेंट पहले दिन इसका इस्तेमाल कर लेती तो फिर उस पर ये फ्लैग आता है कि देखिए आपने तो दरअसल जो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी है उस पर आप आ गए हैं।
तो ये फेडरल लेकिन अब गवर्नमेंट तो वक्त अब वक्त है अब तो आपका और मेयर this भी is- सर इलेक्टेड मेयर कह रहा है और कि ये राइट टाइम है। लीडर जद्दोजहद में यू टर्न करता है अपने मकसद पे पहुंचने के लिए। अभी तो जो कमेटी है उसने चीज़ों को फाइनल करना है। जब तक कमेटी कोई किसी चीज़ को फाइनल नहीं करती तो वो तो कोई उस पर जिद बहस की तो कोई बात नहीं है। मीडिया ट्राइब्यूनल मीडिया की ताकत को जिम्मेदारी के साथ जोड़ने का फैसला किया गया है। I'm glad they say I am Prime Minister of U-turns. हुकूमत सोलो फ्लाइट नहीं करेगी। कहीं पे कोई चीज आज के दिन तक खत्मी तौर पे ना हुकूमत ने वो ड्राफ्ट बनाए। निज़ामी साहब, आपने देखा एक यू टर्न, फिर ये तोड़ मरोड़ और सियाको सबाक से हट के यार, लेकिन इसमें ये मेरे ख्याल से बड़ी जाती है आपकी। क्या क्या उस जाती पर क्रिटिसाइज़ करना कि भाई अगर ये तो अच्छी बात है हुक्मरानों की कि जब वो गलती करते हैं तो उसको दुरुस्त कर लेते हैं। अब मसलन उनकी एक बहुत बड़ी गलती थी कि जनाब ये मीडिया पे ट्रायल्स की काठी डालें। एक तरफ मीडिया वो कह रहे हैं कश्मीर तारीफ भी कर रहे हैं, ऐसे मौके पे आप उन पर काठी भी डाल रहे हैं। तो अगर इस पर उन्होंने यूटर्न ले लिया है, फिर तो खुद नहीं लिया, इनको दिलवाया गया। निज़ामी साहब, ये खुद नहीं लिया इन्होंने। जी वो निज़ामी साहब, आप जो तंजीमें हैं और बिलखुसूस यू लीड फ्रॉम द फ्रंट, इसमें आप क्रेडिट आपको ज़रूर जाता है। लेकिन सवाल मेरा आपसे, वो कह रही हैं कि फ़ैसला किया गया है और नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है कहती हैं ऐसा कोई मुसव्विदा, ऐसा कोई ड्राफ्ट वहाँ पे मौजूद नहीं भाई है। साहब बताना। सरकार बगैर दस्तावेज के ये तो फैसले ऐसी करती है कि हम को खबर दें जी और फिर कहें कि जी वो मुनहरफ हो जाए कि हम तो एक अफवाह की बात कर रहे थे। अफवाह की बात ये कर देखे रहे ना, थे। ये तो एक गैर जिम्मेदाराना। लेकिन ये असल बात ये है जी कि जो बात ये है कि ये जो कैमरा देख के और ऑडियंस देख के सामने और माइक लगाओ तो सियासतदानों की ज़बान फिसल जाती है निज़ामी और साहब, फिर ये इक़्तिदार का नशे से भी सरचार हो। इक़्तिदार का ये नशा देखे ना, इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री का जी। कैमरे लगे हुए हैं हर वक्त। आप सुबह उठ के नाश्ते से लेके शाम को डिनर के बाद से लेके बेड टाइम तक आप टेलीविजन चैनल पर 24/7 है। इसका भी एक बहुत बड़ा नशा होता है और ये नशा जो है ये बहुत सारे लोगों को है जी कि ये मीडिया का जो नशा है ये बड़ा ज़ालिम होता है। अब देखें ना, वो बात जो है एक इंतहाई गैर हसास बात, गलत मौके पे बात और ऐसे मरले पे, जबकि यानी अभी अर्थक्वेक 25-26 के लोग आफ्टर शॉक्स जो हैं जारी हैं। वो जारी थे, ठीक है ना। वो पूरा शहर का शहर जो है वो अगर हो फॉल्ट लाइन पे सड़क, आपने देखा क्या हाल हुआ। जी 25 अफराद शहीद हुए हैं उसमें। जी जो स्टैट्स और आ वो फरमा रही है कि नहीं ये तो, लेकिन इसमें एक बात है वैसे जी कि मैं शरीफ मज़ारी साहबा की तारीफ करनी के बगैर चाहिए। नहीं रह सकता जी कि उन्होंने बड़ा जुर्रतरंदाना का सबूत दिया जी और उन्होंने ये जो ट्वीट की कि जी इंतहाई गैर बेहिसी का मुजाहिरा किया नाम नहीं गया। लिया, उनका इंतहाई गैर ज़िम्मेदाराना बयान आया। जी। अपने ट्वीट में उन्होंने कहा कि हो सकता है, लेकिन उन्होंने ट्वीट पर ये वाज़ह नहीं किया कि इनका ये बयान किसके मुतल्लिक़ है। ये नहीं बताया उन्होंने वैसे, लेकिन हमें पता लग गया किसकी बात कर रहे हैं कि वज़ीर बराए इंसानी हकूक़ जो कह रही हैं कि स्पेशल इंतहाई एडवाइजर टू प्राइम मिनिस्टर। भयानक खबर थी, कीमती इंसानी जानों के ज़िया और तबाही पर इंतहाई अफसोस है। ये शर्मनाक और नाकाबिल माफ़ी है कि कोई शख्स एक ऐसे साने के बारे में गैर ज़मानत दिखाए और बेर हिस्सी का लफ्ज़ भी उन्होंने इस्तेमाल। अब ये ह्यूमन राइट्स पर जो इतना बड़ा डिबेट हो जो कल, जी अब चाहिए तो है कि हमारी ह्यूमन राइट्स की मिनिस्टर वहाँ जाती, जी ऐसे ही है, लेकिन बिल्कुल ऐसे उनको ही तो है। आपने रखा हुआ है एक तरफ। वो लैपटॉप पे काम कर रही हैं, ट्वीट्स कर रही हैं। लेकिन निज़ामी साहब, यहाँ शीरी मज़ारी साहब को ज़रूर आपने जिस तरह उनकी तारीफ़ की है, उनकी तारीफ़ बनती भी है, लेकिन फिरदौस आशिक अवान साहिबा को बजाय इसके कि वो दोबारा से अवाम के सर पे एक टोपी रखें कि ऐसा नहीं कहा था, ऐसा था, अवाम समझते हैं, उन्होंने जो बात की वो तमस्खुर था। विद ड्यू रिस्पेक्ट, वो लोग जो ज़लज़ले से मुतासिर हुए हैं उनका नहीं वो बड़े जोवियल जी टोन उनकी ऐसी थी जी, जो आपने देखी है भी, हमारे नाजरीन ने भी उसको नोट किया होगा ज़रूर। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे है। और ये खैर जेब नहीं देता इक़्तिदार, बात आपकी भी ठीक है कि ये इक़्तिदार का नशा बहुत कुछ बुला देता है, लेकिन छोटा इस निज़ामी साहब ये देखने के बाद ख़ास तौर पे जो जब माइक ऐसे लगे हो ना, जी एक और जो बड़ा नशा होता है क्या झंडे का। ये मिनिस्टर की गाड़ी के आगे एक लगा। मिनिस्टर ने मुझे एक दिन बिठा दिया, जी कहने लगा तुम पता है कहाँ बैठे हो, मिनिस्टर की जगह पे बैठे हो। झंडा लेफ्ट को लगा होता है, उन्होंने मुझे लेफ्ट में बिठा दिया, खुद राइट को बैठ। कहते यार तुमने नोट नहीं किया, जब झंडा ऐसे ऐसे देता है तो बंदे को एक नशा आता है, वो भी इस तरह झूमता है साथ।
तो ये झंडे का जो नहीं, आप नशा तो ना, खुद भी मिनिस्टर हैं, आप तो खुद मिनिस्टर हैं, ऑल्दो आप केयर मैं टेकर झंडा नहीं मिनिस्टर। लगाता था भाई द वे। अच्छा। हाँ, ये झंडे का जो नशा है ना, मैंने सिक्योरिटी रखी। आजकल तो मैंने देखा यार, हर मिनिस्टर जो बड़ा बड़ा बोलता था, बोलते थे सादगी की, वो डाले साथ रखे होते हैं। मैंने डाले शाले सब साथ है, निज़ामी साहब सब निज़ाम वैसे ही है। ये बातें कि प्रोटोकॉल नहीं लेंगे, और प्रोटोकॉल मजबूरी होती है, अब इनको समझ आ गई है कि प्रोटोकॉल सम आपकी पोस्ट पे तो आपकी मजबूरी होती है, ये सिर्फ शोशा नहीं होता। और लेकिन हमारे यहाँ ये नहीं होता कि हम अक्सर जब तरदीद आती है ना, कई दफ़ा मुझे पता होता है जी बतौर मैं जर्नलिस्ट के कह रहा हूँ जो अखबार के अंदर, जी कि ये तरदीद जो है, ये तरदीद बेहतरी, ये बात ऐसी हुई थी, जी फिर भी हम अदब लिहाज करके खामोश हो जाते हैं। बाहर के अखबार जो हैं, जो मुस्तमिल जमहूरियत हैं, उनमें वो दो चीज़ें करते हैं जो कि हमें वो नोट करनी चाहिए जी कि अगर गलती है वो लिखते हैं वी रिग्रेट द एरर, अगर गलती नहीं है वो कहते हैं सो एंड सो, न्यूयॉर्क टाइम्स या डेली टाइम्स या जो भी है, जी जी स्टैंड्स बाय इट्स स्टोरी। निज़ामी साहब, आप CPNE के प्रेसिडेंट हैं, आज न्यूज़पेपर रीडर्स डे भी है। जो अखबार पढ़ने वाले लोग हैं, मौजूदा जो मीडिया के हालात हैं, और इन हालात में आपका क्या कहना है? और बहुत बुरे हालात हैं जी रीडर्स के, इसलिए कि आपने देखा होगा कि जो अब नौजवान नस्ल है, वो तो ये जैसे वो हमें ताने भी देते थे, अपना फवाद चौधरी साहब, जी जी कि जी ये मीडिया तो अब ये है, मोबाइल है। हाँ आप क्या कर रहे हैं, अखबारों की बातें, आप फारिग हैं आप। तो ये वाकई ठीक है कि मेरे पास इस वक्त नहीं है। एक मैंने एक क्लिप देखी, एक प्रोग्राम पूरा, कि लोग बैठे होते हैं जी, हर एक अपने 3-4 लोग बैठे, मियाँ बीवी बैठे, आप रेस्टोरेंट में देखें, वो कर रहे, एक दूसरे के मोबाइल खोले हुए हैं, बिल्कुल ऐसे, स्मार्टफोन्स खोले हुए हैं। तो ये एक है ट्रेजेडी, जिसकी वजह से जो अखबार पढ़ने की आदत जो है कम हो गई है, और दुनिया भर में जी जी अखबारों की सर्कुलेशन जो है और बिजनेस जो डिक्लाइन है। चंद अखबारों का नाम दिया जा सकता है जी जो कि अपनी सर्कुलेशन भी मेंटेन कर रहे हैं, अपनी क्रेडिबिलिटी मेंटेन कर रहे हैं जी, और अपनी बिजनेस भी मेंटेन कर रहे हैं। ठीक है। निज़ामी साहब, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो कुछ जिक्र करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान अमेरिका में हैं, कश्मीर के मामले में अब तक क्या हुआ, क्या मज़ीद और किया जा सकता है, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान अमेरिका में हैं। 27 सितंबर को उन्होंने UNGA से ख़िताब भी करना है। निज़ामी साहब, अब तक जो ख़िताब हुए हैं अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से, तुर्किश प्रेसिडेंट ने बहुत खुल के कश्मीर और फ़लस्तीन के मसले पर बात की है। पाकिस्तान क्या कामयाब हो रहा है दीगर ममालिक को और बिलखुसूस बरादर ममालिक को अपनी आवाज़ में शामिल देखें ना, जहाँ तक चीन और तुर्की का तल्लक है, इनका तो बड़ा ही क्लियर स्टांस, काबिल तहसीन है किरदार जो है। हमें शुक्रगुजार होना चाहिए कि ये हमारे दोस्त हैं जी। मैं उम्मीद करता हूँ कि ईरान भी खुल के बोलेगा इस पर जी। बाकी ज़रा काफ़ी मामला कमज़ोर है। कमज़ोर किस वजह से? ये कह देना कि जी बातचीत होनी चाहिए, ये वो, ये तो इससे कोई फ़ायदा नहीं ना। ये कोई नहीं कहता कि ये मोदी जो है यहाँ से निकले। एक और जो मुझे बात जो है थोड़ी सी ज़रा स्ट्राइक की है जी कि इमरान खान साहब किस मिशन पे, कश्मीर का मामला, कश्मीर का मिशन मसला। का है ना उसको। जी जी, कश्मीर मिशन जी। अब कश्मीर मिशन जो है, ये देखें, मैं अब क्रिकेट की ज़ुबान इस्तेमाल करता हूँ, आई ऑन द बॉल, जी, कि अगर बैट्समैन जो है बॉल पे आई नहीं रखेगा तो वो आउट हो जाएगा जी। यहाँ मसला एक और शुरू हो गया कि जी हम मुझे शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने कहा जी सालसी कराओ, ईरान और ट्रंप ने भी कहा कि सालसी कराओ। भाई हमारा फोकस होना चाहिए कश्मीर जी। हम पंजाबी में कहते हैं अपने ना जोगी तो गुआंढ बुलान चली, यानी आप खुद अपने घर को तो संभाल नहीं सकते आप, और आप हमसायों की पड़ गई आपको लिटरली इस केस में। जी जी, ठीक है ना जी। मतलब है कि हम ईरान के मामले में क्या सालसी करा सकते हैं। पहले नवाज शरीफ और राहील शरीफ ने कोशिश की थी जी, वो नहीं हो सकी। इसलिए नहीं हो सकती कि हम इसमें कोई गैर जानबदार फरीक ही नहीं है। जी। हमने
तो अपना सारा डोल डाल दिया है सऊदी अरब के सऊदी अरब के साथ। अपने बयान भी देने, मुझे कोई ज़रूरत नहीं थी लगती कि अरामको पर हमला हुआ तो हमने बयान दे दिया कि जी हम सऊदी अरबिया। जी जी जी। अब हम पैसे लिए हुए उनसे, हम क्या करें। निज़ामी साहब ये मेरा क्वेश्चन था। पाकिस्तान के जो इस वक्त मुआशी हालात हैं, पाकिस्तान पे जो सऊदी अरब के एहसानात हैं, उन एहसानात के बाद अगर सऊदी अरब ये रिक्वेस्ट कर भी रहा है प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान से कि सालसी करवाएं, तो आप नहीं समझते इमरान खान को दो टोक सऊदी अरब को और अमेरिका को ये कह देना चाहिए था कि आप कश्मीर के मामले पे हमारे साथ आएँ, हम तैयार हैं? देखे ना, आप कह रहे हैं कि जी ट्रंप कहता है सालसी कराएं, फिर कहता है जी वो मानते नहीं है, क्या करें। दोनों बड़े अच्छे आदमी। ठीक है, आपने बिल्कुल बड़ा अच्छा सवाल किया जी। सऊदी अरब जो है वो जाके मेडल देता है मोदी को। ठीक है, वो वहाँ जाके अरामको की अंदर इंडिया की इन्वेस्टमेंट $20 बिलियन की करता है, ये पता नहीं कितना डॉलर। जी जी जी। मुझे रकम बहुत बड़ी रकम मेरे और आपके दस्तरस से बाहर है। जी जी। तो मकसद है कि हमारे लिए तो सिर्फ ज़बानी जमा खर्च रह गया, डॉलर आप ले लें, उसके एवज हमारी हिफाजत करते रहें जी वहाँ पे। क्योंकि अमेरिका ने तो देखे ना, जैसे कल मुशाहिद साहब भी कह रहे थे, अमेरिका ने तो हाथ खींच ही लिए हुए हैं जी। कहने का पहले समझते थे अमेरिका गारंटर है, अब आके जो मिसाइल का हमला हुआ अरामको का, दुनिया की ऑयल सप्लाई, क्योंकि अब अमेरिका का ऑयल का मसला नहीं रहा। जी जी, ऐसा ही है। अब वो ऑयल जो है वो इन लोगों गरीब मुल्कों का मसला है। अब इनको पाकिस्तान की ज़्यादा ज़रूरत है। बिल्कुल ऐसे। लेकिन पाकिस्तान इस पोजीशन में नहीं है कि इनकी सालसी करा सके। ईरान एक बहुत ही खुददार मुल्क है और उन्होंने कहा अपने जंग करनी तो करके देख ले, और वो आपको पता ही है उनकी जो सियासत है वो बालातर है इस किस्म की चीज़ों से। जी बिल्कुल ऐसे है। निज़ामी साहब, ट्रंप साहब सालसी का तो कह रहे हैं, बाकी मामलात की भी वो बात करते हैं, लेकिन अमेरिका में एक नया बहरान जन्म लेने के करीब है। जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के हैं स्पीकर, उन्होंने मुआवजे का ऐलान कर दिया है। और जी, उसका बैकग्राउंड ये है कि ट्रंप ने जो यूक्रेन का नए सदर हैं जी, उनको ये कहा कि फ़ोन किया कि जी आपको जो इमदाद है वो उसमें ये शर्त होगी, वो शर्त होगी, ये शर्त होगी, उसको ज़रा रोक लिया। और ये मलफूफ अंदाज से या बराह रास्त मुझे नहीं पता, बिला वास्ता तौर पे ये कहा कि जो बाइडेन का बेटा जो है उसके यूक्रेन के साथ बिजनेस इंटरेस्ट है जी। और जो बाइडेन उनका 2020 इलेक्शन में कंपेटिटर जी। तो आप ये बताएं कि ये डीलिंग हो रही है और ये वो, ये नहीं वो गन डाल लें आप। अब ये जो है ये अमरीकी कानून की खिलाफ वर्जी है। अच्छा, ये नहीं, जिस तरह एक तो वाटरगेट होटल पर डाका डलवाया था रिचर्ड निक्सन पे इल्जाम, वो पहले एक मुआवजे का वो हुआ था, वो इससे पहले कि अपने मंतकी इंजाम को पहुंचता ट्रंप, वो निक्सन को रिजाइन करना पड़ रहा है निक्सन को। आई थिंक वो वाइद प्रेसिडेंट है। उसके बाद क्लिंटन आया, वो बच गए जी। ठीक है, अब इनका भी मसला ये है कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में जो डेमोक्रेट से बड़े मुतरद्दिद थे करने के जी। ये पेलोसी भी कहती थी नहीं यार ये बड़ा लंबा काम है, अब उन्होंने कर दिया ये। अब ट्रंप की इस वक्त जो अप्रूवल रेटिंग है वो 30% इस तरह करके 70% अमरीकी खिलाफ है। अच्छा, लेकिन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में तो मेजॉरिटी डेमोक्रेट्स की जी, सेनेट में रिपब्लिकन्स हैं, सेनेट में रिपब्लिकन्स हैं जी, और 2/3 मेजॉरिटी चाहिए इसको। तो ये लेकिन ये हो सकता है कि मुआवजे की अगर ये करारदाद ये अगर मूव चली और ये ज़्यादा लंबी हुई तो ट्रंप को लेने के देने पड़ सकते हैं, और 2020 इलेक्शन में भी बड़ा डैमेज हो सकता है ट्रंप को। यकीनन इसीलिए सब शॉर्टली मरियम नवाज जो है 48 दिन के नैब के रिमांड के बाद जेल भेज दिया गया है जुडिशल रिमांड पे। क्या आने वाले दिनों में लग रहा है कि मरियम साहिबा जल्द या बदेर बाहर आ जाएंगी और फिर से एक नई, मेरा ख्याल है कि ये तो अब वो बेल के लिए अप्लाई करती हैं, उसको क्या नतीजा निकलेगा अदलिया पे डिपेंड करता है। ठीक है, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, बहुत शुक्रिया आपका निज़ामी साहब। आज के प्रोग्राम से इतने, फैसल अब्बासी को इजाज़त दीजिए।